राधे राधे। 65 वर्षीय मनोहर जी के मन में बड़ी बेचैनी थी। हाल में सामानों से भरा बैग, वहीं पर दोनों बेटे कुमुद और उसकी पत्नी सुधा, तो छोटा बेटा सुजीत और कृतिका आपस में बातें कर रहे थे। नहीं, बाबूजी को तुम मत लेकर जाओ सुजीत, बड़े बेटे ने कहा। तो सुजीत ने कहा, क्यों? बाबूजी का यहाँ मन नहीं लगेगा, जाने दो ना भैया। नहीं नहीं, बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे, हम बाबूजी का अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे। बड़ा बेटा कुमुद और उनकी पत्नी सुधा दोनों बहुत जोर देने लगे, तो छोटा बेटा सुजीत और कृतिका भैया भाभी की बात मान लिए। सुजीत और कृतिका शहर में रहते थे, दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे। इधर बड़ा बेटा और बहू गांव में ही रहते थे। उन्होंने अपने पिताजी को साथ में रख लिया था। अब सुजीत और कृतिका सुबह ही चले गए। हुआ यह था कि मनोहर जी की पत्नी सत्यवती जी का निधन होके 15 दिन हो चुका था। 13वीं तक तो लोगों का आना जाना लगा था, घर में मेहमान भरे हुए थे। फिर भी मनोहर जी के मन में एक अकेलापन था। इतने लोगों के बीच में, इतने कार्यक्रम के साथ उनकी नजरें अपनी पत्नी को ही ढूंढ रही थी। उनका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह जो कुछ हो रहा है वह सब उनकी पत्नी के लिए। इतने जो मेहमान आए हैं, इतना जो भोजन बन रहा है, सब उनकी पत्नी के नाम का ही है। उनके मन में बड़ा अजीब दुख और बेचैनी थी जो कोई समझ नहीं रहा था। धीरे धीरे घर खाली हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। छोटा बेटा और उसकी पत्नी भी शहर जाने लगे, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल था। जब बड़े बेटे और बहू ने बहुत ज्यादा आग्रह किया कि पिताजी को हमारे साथ ही छोड़ दो, तो छोटा बेटा और बहू दोनों शहर चले जाते हैं। यह मतलब नहीं था कि बड़ा बेटा और बहू ससुर को बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। बस एक लालच थी, जो कि उनकी पेंशन आती थी। इसीलिए बड़े बेटे और बहू ने उन्हें घर पर रख लिया था। बड़े बेटे की इनकम कुछ कम थी, इसीलिए छोटा बेटा पिता के नाम पर हर महीने भारी रकम भेजता रहता था। यदि मनोहर जी छोटे बेटे के साथ शहर चले जाते, तो बड़े बेटे कुमुद का खर्चा पानी बंद हो जाता। उसकी इतनी कमाई नहीं थी, वह कुछ मेहनत करता नहीं था, क्योंकि उसे पिता की पेंशन और छोटे भाई के मिलने वाले पैसों से ही मौज करने की आदत हो चुकी थी। अब सुजीत और कृतिका शहर पहुंच चुके थे। इधर बड़ी बहू ने चैन की सांस लिया। रात को भोजन के बाद उसने कहा, बड़े दिनों के बाद घर खाली हुआ है, टाइम से सोने को मिलेगा। सुबह जरा देर से उठूंगी, तो परेशान मत होना। यह सुनकर उसका पति कुमुद तो मुस्कुरा दिया। मनोहर जी अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह सच में बड़ी बहू सुबह 10 बजे तक सोती रह गई। दोनों बच्चे भी उठकर खेलने चले गए थे। मनोहर जी उठकर बैठे थे, आंगन में झाड़ू लगा दिए थे, पेड़ पौधों से गिरे हुए पत्ते को इकट्ठा कर दिए थे। अब उनका मन कर रहा था कि कितना जल्दी चाय मिल जाए। बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए बहू का इंतजार कर रहे थे। तभी किचन से खटपिट की आवाज आई। उन्हें लगा कि बहू किचन में कुछ बना रही है, लेकिन बहुत समय हो गया, कोई चाय लेकर नहीं निकला, तो खुद ही अंदर आकर कहते हैं, बहू एक कप चाय मुझे भी दे दो। कोई नहीं बोला। तब वो किचन के दरवाजे पर गए, तो देखते हैं उनका बेटा कुमुद खुद के लिए कुछ बना रहा था। मनोहर जी ने कहा, बेटा अभी तक बहू नहीं उठी क्या? कुमुद कहता है, नहीं बाबूजी, वह इतने दिनों से काम कर कर के थक गई है। मैंने आवाज दिया तो कहती है, खुद ही चाय बना लो, पी लो और चले जाओ। मैंने अपने लिए चाय बनाकर पी लिया है। जब बहू आपकी उठेगी तो आपको भी चाय दे देगी। अभी मैं जा रहा हूँ किराने की दुकान पर। यह कहकर वह बाहर निकल गया। उसकी गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसमें वह बिजनेस तो कम करता था, दोस्तों के साथ गप्पे मारा करता था। कुमुद जी इंतजार करते रहे। सुबह के 11:30 बज चुके थे। अब तक जाकर उनकी बहू ने उन्हें चाय दिया।
फिर धीरे धीरे घर का काम करती रही और 2 बजे तक उन्हें खाने में खिचड़ी बनाकर दिया। अब तो यही हाल हो गया था मनोहर जी का। ना तो समय से उन्हें खाना मिलता था और ना सुबह से नाश्ता। धीरे धीरे मनोहर जी की तबीयत खराब होने लगी। उनकी पत्नी जो थी सुबह उनके लिए चाय नाश्ता और खाने की व्यवस्था कर देती थी। बड़ी बहू और बेटा यह दोनों ही एक नंबर के आलसी थे, घर का ध्यान नहीं रखते थे। यही काम करते करते तो मनोहर जी की पत्नी सत्यवती जी बीमार और कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए वह अपनी बीमारी और कमजोरी को नहीं झेल पाई। अभी क्या उनके मरने की उम्र थी। मनोहर जी काफी दुखी मन से सोचते हुए बैठे थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा, कुमुद, मुझे डॉक्टर के पास ले चल बेटा। मेरा हाथ पैर खड़े होता हूँ तो कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगा। बहुत कमजोरी सी लग रही है और बुखार भी रात को आ जाता है। कुमुद ने कहा, दुकान से लौटूंगा तो रात को डॉक्टर को दिखा दूंगा। रात को देर से कुमुद आया तो मनोहर जी कहने लगे, तुझे भूल गया था क्या? मुझे डॉक्टर के पास ले जाना था। कुमुद ने कहा, हाँ बाबूजी, कल आपको सुधा लेकर जाएगी। मुझे जरा दुकान में ज्यादा काम रहता है। कल सामान भी आने वाला है, इसीलिए सुधा को मैं बोल देता हूँ। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी को बोलकर चला गया, लेकिन सुधा देर से उठी, फिर खाना बनाई। घर के काम करते करते उसे खुद ही 3 बज गया। आज मनोहर जी की तबीयत ज्यादा खराब थी। बहू 2 रोटी ले जाकर रख दी थी। मनोहर जी से खाया नहीं गया। रात भर बुखार था, मुंह का टेस्ट भी खराब हो रहा था। उनका हाथ पैर कांप रहा था। रात को जब कुमुद दुकान से लौटा, बाबूजी दीवार का सहारा पकड़ते हुए हॉल तक आ गए। कहने लगे, चल मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर। रात भर बड़ा शरीर में दर्द रहता है, कैसे रात कटेगी। कुमुद कहने लगा, पूरा दिन काम करके आया हूँ। सुधा को बोल गया था, क्यों नहीं लेकर गई हॉस्पिटल। सुधा कहने लगी, बोलने से होता है, हाथ में पैसे भी देकर गए थे क्या, कैसे हॉस्पिटल लेकर जाती। तो कुमुद कहने लगा, हाँ बाबूजी, पैसे तो मेरे पास नहीं है, सुधा को दिए थे। लगता है इसने सारे पैसे घर खर्च में खत्म कर दिए। घर का भी तो बहुत खर्च होता है। ऐसा करो, सुजीत को जरा फोन करके बोल दो, कुछ पैसे भेज दे तो कल ही दिखा देता हूँ। मनोहर जी कहने लगे, ला फोन मिलाकर दे, मैं अभी उसे फोन करके बोल देता हूँ। मनोहर जी ने छोटे बेटे को फोन करके बोला, बेटा मेरी तबीयत 3 दिन से बहुत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को दिखाना है, हो सके तो कुछ पैसे मेरे लिए भेज दे। सुजीत ने कहा, हाँ पापा, मैं अभी भेज देता हूँ, आप हो सके तो रात को ही हॉस्पिटल चले जाना। उसने अपने मोबाइल से तुरंत बड़े भाई के अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे आने का मैसेज भी आ गया। कुमुद ने देखा, हाँ बाबूजी, पैसा तो आ गया है, अब कल सुबह ही आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। यह कहकर वह सोने चला गया। मनोहर जी देखते रह गए। उन्हें लगा था कि पैसा आया है तो कुमुद मुझे रात को ही हॉस्पिटल ले जाएगा। अभी देर भी नहीं हुई थी, 9 ही बज रहा था, लेकिन वह तो चला गया। मनोहर जी फिर से अपने कमरे में चले गए। पानी पिए और कुछ देर तक बैठे रहे। नींद तो आ नहीं रही थी, शरीर में काफी दर्द हो रहा था। किसी तरह करवटें बदलकर सुबह हुई तो वह बाहर आकर कहते हैं, बहू, कहाँ है कुमुद, जरा उसे उठा दे, वह हॉस्पिटल चले मेरे साथ। सुधा कहती है, बाबूजी, आज वह सुबह ही चले गए, बोल रहे थे कि दुकान पर सामान आने वाला है, वही उतरवाना है उन्हें। तो फिर तुझे बोलकर गए होंगे, तू ही चल मेरे साथ हॉस्पिटल, आज मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत खराब है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाद में आके घर के काम कर लेना। सुधा ने कहा, मुझे पैसे देकर नहीं गए, मैं क्या लेकर हॉस्पिटल चलूं। वह वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर शाम हो गई। कुमुद जब शाम को लौटा तो बाबूजी सोच रहे थे, आज कुमुद को डांटूंगा,
और बोलूंगा कि तू मुझे पैसे दे, मैं खुद ही जाकर दिखाकर आऊंगा। मेरी पेंशन आते ही दूसरे दिन बोलता है खत्म हो गई। और कल 20,000 रुपए सुजीत ने भेजा, वह भी मेरे हाथ में नहीं दिया। यह कहकर वह गुस्से में बैठे ही थे कि शाम को 7 बज रहा था। तभी कुमुद लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही साफ पता चल रहा था कि यह आज शराब पीकर आया है। मनोहर जी उसे देखकर सिर पर हाथ रख लिए। यह तो शराब पीकर आया है, वह उसे चाहकर भी नहीं डांट सके। नशे की हालत में वह कौन सा समझने वाला था। मनोहर जी अपने कमरे में चले गए। रात को 9 बज रहे थे, तभी सुजीत का फोन आया। हेलो पापा, कैसे हो? अब तबीयत कैसी है? मैं भूल गया था, मुझे थोड़ा काम की वजह से टाइम नहीं मिला, इसीलिए आपकी तबीयत नहीं पूछा। सॉरी पापा। बेटा तबीयत बहुत खराब है। क्यों पापा, 20,000 रुपए कम पड़ गए थे क्या? बेटा अभी तक कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, तो कैसे पता चलता कि पैसे कम पड़ गए कि नहीं। सुजीत आश्चर्य से बोला, क्यों भैया हॉस्पिटल क्यों लेकर नहीं गए? मनोहर जी ने कहा, उसे अपने काम से समय मिले तब ना। सुजीत ने फोन कट कर दिया। अपनी पत्नी से कहने लगा, 20,000 रुपए भेजने पर भी भैया बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। सुजीत की पत्नी ने कहा, हमारी 2 दिन की छुट्टी भी है, तो क्यों ना हम लोग गांव चले, बाबूजी की तबीयत भी देख लेंगे और 2 दिन की छुट्टी वहीं बिताकर आएंगे। सुजीत को आइडिया अच्छा लगा। दोनों पति पत्नी रात को ही अपनी कार से गांव चल दिए। वहां से 6 घंटे की दूरी पर ही अपना गांव आता था। सुबह तक दोनों पहुंच गए। सुबह सुबह जब घर की डोरबेल बजी, कुमुद ही खोलने गया। वह सामने सुजीत और छोटी बहू को देखकर घबरा सा गया। अरे सुजीत, तू बिना फोन किए, बिना खबर किए, क्या बात है? सुजीत ने कहा, सरप्राइज दे दिया भैया। फिर अंदर आया और कहा, बाबूजी कैसे हैं? यह कहते हुए बैग रखा और बाबूजी के कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह बाबूजी के पैर स्पर्श किया तो देखा कि उन्हें बड़ा तेज बुखार था। उनका हाथ पैर बुखार से थरथरा रहा था। उसने तुरंत बाबूजी कहकर पुकारा तो आंखें खोले। बाबूजी की आंखें लाल हो रही थी। उसने सहारा देते हुए बाबूजी को बिठाया। बहुत तेज बुखार था, वह हाँफ रहे थे। उसने कहा, बाबूजी आपने दवाइयाँ नहीं लिया? चारों तरफ नजरें दौड़ाया तो कमरे में कोई भी दवाई नहीं थी। उसने पूछा, बाबूजी कोई बुखार का भी दवा नहीं है? ऐसा लग रहा है कि आपकी बीपी भी बढ़ी हुई है, कितना जोर जोर से हाँफ रहे हैं। तो बाबूजी ने बताया, महीने भर से मेरी बीपी की दवाई खत्म है, शुगर की भी दवा नहीं है, और बुखार है कि हफ्ते भर से आ रहा है, लेकिन आज तक मुझे एक गोली भी नहीं दिया। हफ्ते भर से तड़प रहा हूँ दर्द और बुखार से। यह सुनकर सुजीत को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत जोर से आवाज दिया, कुमुद भैया इधर आओ। कुमुद पिताजी के कमरे में पहुंच गया तो सुजीत पूछने लगा, भैया पापा की पेंशन आती है, कभी मैंने उससे हिसाब मांगा? ऊपर से मैंने 20,000 रुपए भी भेजे थे, फिर आप पापा की दवा करवाने क्यों नहीं लेकर गए? कुमुद सफाई देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी भाभी को बोल दिया था कि बाबूजी को दिखा कर लाना, और मैं दुकान चला गया था। तुम्हारी भाभी ही लापरवाही कर दी। बुलाइए जरा भाभी को, सुजीत ने बोला। तो कुमुद तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दिया, सुधा, सुधा इधर आओ। वह भी बाल बिखराए हुए, आंख मीचते हुए आई, जो अभी तक सो रही थी। यह सब देखकर चौंक गई। उसे तो पता भी नहीं था कि देवर और देवरानी अभी घर पर आ चुके हैं। उसने कहा, तुम दोनों कब आए? सुजीत कहता है, भाभी यह सब छोड़ो, यह बताओ, जब भैया बोलकर गए थे कि बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना, तो फिर आप बाबूजी को हॉस्पिटल क्यों लेकर नहीं गई? देवर की इस तरह चिल्लाने पर सुधा ने गुस्से में बोला, कैसे लेकर जाती? तुम्हारे भैया ने मुझे पैसा दिया, फ्री में देखते हैं हॉस्पिटल में क्या? तुमने पैसा भेजा था
तो तुम्हारे भैया ने शराब पिया, कल रात को ही दारू पीकर घर आ गए थे और नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए सो गए। कह देने मात्र से थोड़ी ना हो जाता है। यह सुनकर कुमुद भी गुस्से में अपनी पत्नी के गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया। किसने तो मेरी सारी पोल खोल दी। अब दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तो सुजीत ने चिल्लाकर बोला, तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो और मुझे जवाब दो। भैया, तुमने मेरे पैसे का शराब क्यों पिया? कुमुद ने कहा, मैंने तेरे पैसे का नहीं पिया, मैं अपनी मेहनत का पीता हूँ। और रही बात बाबूजी की, तो मैं उन्हें दवाई के लिए सुधा को बोलकर गया था। दोनों आपस में फिर बहस करने लगे। तो सुजीत ने गुस्से से कुमुद के गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतने जोरदार का था कि घर में सन्नाटा छा गया। चाहता तो बड़ा भाई भी सुजीत के गालों में थप्पड़ दे सकता था, लेकिन वह उसके पैसे में ही ऐश करता था। पिताजी की अकेले की पेंशन खाता था। वह अपने गाल को पकड़ लिया और भाई की तरफ देखने लगा और गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई पर हाथ उठाते हुए? सुजीत गुस्से से बोला, आपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, पेंशन के पैसे तो गायब, लेकिन मेरे पैसे से भी आप शराब पी लिए। पिताजी को दवा भी नहीं करवाने गए। आपकी जगह कोई और होता तो एक थप्पड़ क्या, मैं उसे अभी पीट कर रख देता। लेकिन यही लिहाज कर रहा हूँ कि बड़े भाई हो, एक थप्पड़ में ही गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हूँ। दोनों पति पत्नी सन्नाटे में आ गए। कृतिका सुजीत को समझाते हुए कहती है, छोड़ो, बहस मत करो, झगड़ा करने का समय नहीं है। जल्दी से बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर चलो, उनकी सांसें बढ़ रही है, उन्हें लगता है सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। एक बार फिर सुजीत पिता की तरफ देखा और उन्हें सहारा देकर उठाते हुए अपनी कार से हॉस्पिटल लेकर चला गया। वहां पर उनकी जांच हुई, उनका बीपी चेक हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बीपी हाई लेवल में बढ़ रहा है और इन्हें शुगर भी बढ़ चुका है, काफी बुखार है। जांच और रिपोर्ट के बाद उन्हें दवाइयां दिया गया। शाम तक उन्हें हॉस्पिटल में ही रखे। रात को जब छुट्टी हुई तो सब लोग घर लेकर आए। घर आते ही सुजीत ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ जल्दी से पतली खिचड़ी बनाकर लाओ, बाबूजी को खिलाकर दवाइयां देना है। कृतिका ने ऐसा ही किया। फिर कृतिका अपने ससुर का समय समय पर खाना और दवाइयों का ध्यान रखती रही। सुजीत ने कहा, बाबूजी का पूरा ध्यान रखो, उन्हें जो खाने को मन करे वह कुछ हल्का सा उनकी तबीयत के हिसाब से बनाकर खिलाओ। दवाइयों को समय से देती रहना। दोनों छोटे बेटे और बहू पिताजी के आसपास ही रहे, यहाँ तक कि उनके कमरे में ही सुजीत सोता और बाबूजी का खूब ध्यान रखता। 2 दिन तक बाबूजी की तबीयत थोड़ा ठीक हुई। तीसरे दिन बुखार आना बंद हुआ, लेकिन अभी उनके शरीर में कमजोरी काफी थी। इधर सुजीत और कृतिका की छुट्टी भी खत्म हो चुकी थी। उन लोगों ने 2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लिया था। इसीलिए 5वें दिन कहने लगे, हम दोनों ऑफिस में लेट हो चुके हैं, इसीलिए चलना ही होगा। दूसरे दिन सुबह सुजीत और कृतिका के साथ बाबूजी का भी बैग देखकर कुमुद और सुधा चौंक गए। वह कहने लगे, क्या बाबूजी को क्यों लेकर जा रहे हो? बाबूजी को यहीं रहने दो, अब जो गलती हो गई है वह दोबारा नहीं होगी, हम बाबूजी का अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तो सुजीत ने कहा, बस भैया, बहुत हो गया, अब मैं सब समझ चुका हूँ। आप बाबूजी को सिर्फ पैसे के लिए रखते हो, आपको बाबूजी नहीं उनके पैसे चाहिए। उनके नाम पर मैं भी पैसे भेजता हूँ और उनके पेंशन के पैसे आप जो खाते हो हर महीने, उनकी 20-25 हजार रुपए पेंशन के जो आते हैं, उसकी खाने की आदत हो गई है। लेकिन अब आप इस लायक नहीं हो। मैंने सोचा था कि आपकी आमदनी कम है तो बाबूजी के पेंशन से आपका भी घर चलता है, साथ में शुद्ध हवा और पानी के साथ साथ बाबूजी की भी अपने गांव में सेवा हो जाएगी। इसीलिए मैं भी बाबूजी के लिए हर महीने 20,000-25 हजार रुपए भेजता, लेकिन बाबूजी के हक में कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि उन्हें टाइम से भोजन और दवाइयाँ भी नहीं मिलती। जब इतने ही पैसे बाबूजी के नाम पर खर्च करना है
तो मैं उन्हें शहर में ही रख सकता हूँ और अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकता हूँ। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। मनोहर जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ शहर चले गए। अब दोनों बेटे का आमदनी और कम हो गया था। वह दोनों हाथ मलते एक दूसरे को दोष देते ही रह गए। इधर मनोहर जी शहर आ गए थे। सुजीत और कृतिका नौकरी करते थे, इसीलिए उनके देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दिया जो किचन में खाना बनाती थी, घर का काम करती थी, और एक अलग से नौकर भी रख दिया जो उनकी सेवा, उनकी देखरेख, उनके साथ हर वक्त रहे। काफी कम पैसे में बाबूजी की अच्छी से अच्छी सुविधा वास्तव में हो गई थी। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, इसीलिए उन्हें बाबूजी के पेंशन की पैसे की जरूरत नहीं थी। उन्हीं पैसों से मनोहर जी की व्यवस्थाएं कर दी गई थी। बाकी का सुजीत और कृतिका खुद ही सक्षम थे कि बाबूजी की व्यवस्था कर सकते। अब मनोहर जी की तबीयत धीरे धीरे सुधार आने लगी थी। मनोहर जी सुबह शाम घूमने भी जाया करते थे। पार्क में उन्होंने ओल्ड यंग ग्रुप भी बना लिया था। अपने दोस्तों के साथ वह योगा भी करने लगे थे। अब मनोहर जी के उम्र के बिल्डिंग वाले और पार्क में भी बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। मनोहर जी भी एक सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती हो जाती थी। मनोहर लाल जी का अब मन बहुत अच्छी तरह से शहर में लग चुका था। उनका जीवन अब बदल चुका था। वह भी अपने जीवन को एक नए सिरे से जीने की शुरुआत कर चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। कहानी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।